हे व्हाट्सअप एवरीवन, सो दिस इज़ योर सतवीर भैया। आप सभी को पता है बोर्ड एग्जाम्स आ गई है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा कि किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पेपर लिखना है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ वीडियो, दैट इज़ हाउ टू राइट अ बोर्ड पेपर। बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। जो 10th वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मोस्टली ये चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके से हम लोग हमारा 10th का पेपर अपीयर करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर दो स्टूडेंट जो बोर्ड अपीयर कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा किस तरीके से आपको जब सप्लीमेंट्री मिलती है तो किस तरीके से उसके अंदर आपको बारकोड स्टिकर, खाकी स्टिकर जो होता है वो किस तरीके से प्लेस करना होता है। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कुछ इस तरीके की आपको सप्लीमेंट्री जो है वो देखने को मिल जाएगी बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब यहाँ पे डिटेल्स दी हुई रहती है, जो परीक्षा की तारीख लिखा हुआ है यहाँ पे आपको डेट लिखनी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका रहता है सीट नंबर, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना सीट नंबर लिख देना है। आफ्टर दैट यहाँ पे सेम चीज़ आपको वर्ड्स में लिख देनी है। यहाँ पे परीक्षार्थी की सही, मतलब यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा केंद्र नंबर आता है, मोस्टली केंद्र नंबर 01 रहता है फॉर दो स्टूडेंट जो अहमदाबाद से दे रहे हो, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो आपके जो हॉल टिकट है उसमें ऑलरेडी मेंशन किया रहता है कि केंद्र नंबर क्या है, तो आप वो देख करके यहाँ पे प्लेस कर दो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, दैट इज 1+ कितनी सप्लीमेंट्री ले रहे हो वो एट द एंड आप लोगों को लास्ट के 10 मिनट के अंदर लिख देना है कि भाई हमने 2 सप्लीमेंट्री ली या 3 सप्लीमेंट्री ली, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अब होता क्या है कि ये जो पूरा पोर्शन होता है आपका, यहां से ये सिग्नेचर वाला और ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। तो इसीलिए वो लोग बेसिकली कुछ QR कोड्स बोल सकते हो आप, जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और एक खाकी स्टिकर जो कहा जाता है जो कि इस तरीके का दिखता है। ये 2 चीजें आपको दी जाएगी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो आपको लगानी है। बेसिकली ये जो खाकी स्टिकर आपको दिख रहा है ये इस पोर्शन पे लगेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर शेप, तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ये जो QR कोड वाला स्टिकर है यहाँ पे ला करके प्लेस कर देना है, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे ही आपका ये QR कोड वाला जो पोर्शन जो आपने लगा दिया है, वो आपका जो स्कैन कोड वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो आपने इधर स्टिक कर दिया। उसके बाद आपके पास एक खाकी स्टिकर जो आपको मिलेगा वो आपको इसकी जस्ट ऊपर यहाँ पे प्लेस करना है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये पूरे पोर्शन को, मतलब ये पूरा पोर्शन कवर करना है आपको, और यहाँ पे ये खाकी स्टिकर को प्लेस करना है। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी रहेगी। जब आप ये 2 चीज़ कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आपका पेपर दिखेगा, देख सकते हो। यहाँ पे ये जो कोड है ये ओपन रहता है ताकि वो लोग क्या कर सके, जब कभी भी आपका पेपर, आपने जो भी पर्टिकुलर पेपर्स वगैरह दिए हैं तो उसके बेस पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो लोग फीड में डाल सके, ठीक है। अब ये चीज़ जब भी करो बहुत ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अबाउट दिस, देखो यही वो स्टिकर होता है जिसकी हेल्प से आपका पेपर ट्रैक किया जाता है। तो ऐसा ना हो कि बाजू वाले का QR कोड आप लगा लो, ठीक है, वरना जो बाजू वाले के मार्क्स आने थे वो आपके आ जाएंगे और आपके जो आने थे वो बाजू वाले के आ जाएंगे। तो ये चीज़ का आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि ये जब भी आप प्लेस करो तो बहुत प्रॉपरली करो। उसको आप अगर एक बार उखाड़ दोगे फट जाएगा तो दोबारा दूसरा नहीं मिलने वाला, तो वो चीज़ का आप बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। प्रेजेंटेशन सच में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज देखो ऐसा होता है कि जितना नीट एंड क्लीन तरीके से आप पेपर को प्रेजेंट करोगे उतना ही अच्छी तरीके से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको थाली में खाना अच्छे से रेस्टोरेंट में परोस के देते हैं तो सामने पैसा भी अच्छा देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन प्रॉपरली करते हो, एंड स्पेशली दिस इज फॉर द GSEB बोर्ड, ठीक है। GSEB बोर्ड के अंदर मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप अच्छी हैंडराइटिंग में प्रॉपर तरीके से कंटेंट के इर्द गिर्द का, ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई गाने लिख के आ गए, लिखे जो खत तुझे वाले, ठीक है, लेकिन अगर इर्द गिर्द का उसके लाइक रिलेटेबल आप लोगों ने अगर पेपर में लिखा है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि GSEB एग्जाम के अंदर आप लोगों को स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है, और प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं। तो अगर आपने अच्छी प्रेजेंटेशन की है, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन अगर करके आ रहे हो पेपर में, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ दैट इज राइट आंसर इन अ क्लियर नीट हैंड राइटिंग, ठीक है।
जलेबी नहीं बनानी है, आंसर लिख रहे हो अच्छी तरीके से लिखना है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के साथ लिखना है। पता चला आप लोगों को आंसर लिखने को बोला, आप वहीं पे जलेबी बनाए जा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ का थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। लीव 1 और 2 लाइन आफ्टर ईच आंसर। आपका एक आंसर खत्म हो रहा है, आपने फर्स्ट आंसर खत्म किया, 1-2 लाइन छोड़ दो, फिर उसके नीचे से दूसरा आंसर चालू करो। द रीजन इज दैट अगर आप ये चीज नहीं करते तो होगा क्या, बेसिकली आपका पेपर बहुत ज्यादा मैसी लगेगा, बहुत हौच पौच लगेगा, तो वो चीज ना हो, उस चीज का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन दैट इज अंडरलाइन द कीवर्ड विथ पेंसिल। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, रीजन समझाता हूँ। अगर आपने कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन किया है, अगर मैं एसएस का या साइंस का पेपर चेक कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे चेकर में पेपर देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई बंदे ने बात की है पर्टिकुलर नीग्रोइड्स के बारे में, अब नीग्रोइड्स का क्वेश्चन पूछ लिया आपको, ठीक है, एसएस में। अब नीग्रोइड्स की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मेंशन कर लिए, तो मुझे तो क्या होगा, बंदे को कैरेक्टरिस्टिक्स में पता है कि भाई हाँ क्या कर्ली हेयर होते थे नहीं होते थे, टॉल हाइट होती थी नहीं होती, तो मैं ये सोचूंगा कि हाँ बंदे को पेपर में इतनी नॉलेज है तो उसको आता है। समझ में आया? तो जब तुम टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चले जाओगे तो पेपर चेकर के लिए वो काम बहुत आसान हो जाएगा। और आप अगर पेपर चेकर के लिए काम आसान करते हो तो इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी टू गेट अ गुड मार्क्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन दैट इज राइट क्वेश्चंस नंबर्स करेक्टली। भाई ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखा, ठीक है, और नंबर डाल दिया नंबर 5, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ड्रॉ मार्जिन्स प्रॉपरली। अब मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक पेज लेकर के समझा देता हूँ मार्जिन्स किस तरीके से मेंटेन करनी होती है। सपोज मान लीजिए ये आपका एक पर्टिकुलर पेज है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक मार्जिन दी हुई रहती है बेटा, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना दूसरी मार्जिन का शेडो दिख रहा होता है, आपको वो मार्जिन पूरी यूज नहीं करनी है, आपको जस्ट उसके बाजू में से पतली सी लाइन लगानी है, ठीक है। नाउ ये जो मार्जिन्स है ये आपको कब लगानी है, कब ड्रॉ करना है, वो भी मैं आपको टाइम ड्यूरेशन के साथ बता दूंगा कि आपको कब वो चीज यूज करनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यूज करना है, ये वाले पोर्शन पे छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग आंसर 1 आंसर 2। द रीजन इज दैट जो बोर्ड चेकर्स जो पेपर चेक करते हैं बेटा, वो यहाँ पे आपके मार्क्स लिखते हैं, लाइक 2 मार्क्स, बच्चे को 2 मार्क्स आए, बच्चे को मान लो फॉर एन एग्जांपल 5 मार्क्स आए, तो मार्क्स यहाँ लिख रहे होते हैं। तो अगर उनको मार्क्स लिखने की जगह छोड़ोगे तो वो आपको मार्क्स देंगे, है ना। अगर जगह ही नहीं छोड़ी तो मार्क्स कहाँ से देंगे, तो वो चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एवरेज, जस्ट अ मिनट, ओके, क्या लिखा हुआ है, एवरेज आंसर लुक्स गुड विथ अ नीट प्रेजेंटेशन। अगर बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है यार, एवरेज बच्चा है, अब मैं एज अ स्कूल का टीचर हूँ तो मुझे पता ही मेरा बच्चा एवरेज है, बोर्ड चेकर के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे हैं। और अगर आपने नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में पेपर लिखा है तो बोर्ड चेकर के दिमाग में पहली इंप्रेशन क्या जाएगी, बच्चे ने बहुत साफ सुथरा पेपर लिख रहा है, ठीक है। अगर बच्चा बहुत साफ सुथरा पेपर लिख रहा है तो बच्चा तो भाई रैंकर होगा। तो अगर एक एवरेज बच्चा भी बेटा नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के साथ पेपर लिखता है तो देयर इज लाइक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के अंदर आपको अपना पेपर जो है उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड दैट इज हाउ टू राइट आंसर्स। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली टिप्स दिए हुए हैं, कुछ चीज़ों में चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें थियरी सब्जेक्ट्स की, दैट इज कॉमर्स के अंदर या फिर आर्ट्स के अंदर, तो मोस्टली ये चीज़ करना दैट स्टार्ट राइटिंग विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 2 और 3 लाइन्स। देखो कोई भी टॉपिक बोला हो सीधा उस टॉपिक पे नहीं पहुंच जाना है, हल्ला बोल करके ऐसा हल्ला नहीं बोल देना है, ठीक है। उसके ऊपर अगर मेरे को पूछा है मार्केटिंग के बारे में तो मैंने बताना चालू कर दिया मार्केटिंग ये होता है, मार्केटिंग वो होता है। मुझे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पूछा है तो मैंने पहले मार्केटिंग, पहले सीधा टाइप्स ऑफ मार्केटिंग पे पहुंच गया, ये नहीं करना। अगर मुझे स्पेसिफिकली टॉपिक के बारे में बोला हुआ है तो पहले मुझे उस तक पहुंचने से पहले उसका डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, उसके शॉर्ट मीनिंग से स्टार्ट करना है। मुझे पूछ लिया टाइप्स ऑफ मीनिंग बता दो, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग बता दो, तो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग के पहले मैं पहले मीनिंग बताऊंगा मार्केटिंग का, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर हम मार्केटिंग बिजनेस में कैसे यूजफुल होता है हमारे लिए, उसके बाद उसकी टाइप्स बताऊंगा और उसके बाद उस टाइप्स को मैं एलोबरेट करूंगा। तो बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी तुम आंसर लिखते हो तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन यूज करना किसी भी टॉपिक का, ठीक है। दिस इज फॉर स्पेशली फॉर द कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट, ठीक है, बिकॉज आप लोगों को बेटा लेंथ जो होती है वो थोड़ी बड़ी रखनी होती है आंसर के अंदर। राइट आंसर इन पॉइंट, दिस इज ऑल्सो फॉर द लाइक बोथ द स्टूडेंट्स, 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी बेटा,
क्या चीज़ कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो उसको पॉइंट वाइज लिखो। द सिंपल रीजन इज दैट आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो दो फायदे रखते हैं, एक थोड़ा आंसर में लेंथ लगती है, और दूसरा जो आपका मैसी वर्क हो रहा होता है ना, जो जलेबी बन रही होती है एक साथ, वो जलेबी नहीं बनती है, ठीक है। तो वो चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन दैट इज यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मान लो फॉर एन एग्जांपल मुझे पूछ लिया उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, अब मुझे पता ही नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं आंसर लिख रहा हूँ या आंसर चेक कर रहा हूँ। अब एज अ पेपर चेकर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता भाई क्वेश्चन कौन सा है, मैं वहाँ पे ट्रेजर हंट खेल रहा हूँ कि बच्चे ने आंसर लिखा है तो कौन सा वाला आंसर लिखा है। तो टीचर को ना ट्रेजर हंट वाली गेम मत खिलवाना, वरना वो तुमको हंट करने लायक नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जब तुम बात करते हो हेडिंग की या सब हेडिंग्स की, तो वो चीज़ डालो पेपर में। क्यों? अगर तुमने ऑलरेडी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मेंशन की हुई होगी तो वो पेपर चेकर के लिए इजी हो जाएगा कि भाई हाँ इस टॉपिक के बारे में बच्चा लिख रहा है, तो उसको पता रहेगा कि भाई बच्चा किस टॉपिक के बारे में लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज ऐड एग्जाम्पल इफ पॉसिबल, ठीक है। फॉलो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, जितना हो सके बेटा टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज यूज करना। दिस इज फॉर द जीएसईबी स्टूडेंट्स। ये उनके लिए है कि जो गुजरात बोर्ड में पेपर दे रहे हो तो ट्राई करो कि जो आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज दी है उसी को प्रेफर किया जाए, बिकॉज पेपर चेकिंग के अंदर भी वही प्रेफर की जाती है, ठीक है। दिस इज फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स एंड अकाउंट्स, एंड इवन यू कैन यूज इन द स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो समहाउ, ठीक है। तो राइट फॉर्मूला फर्स्ट। कोई भी क्वेश्चन पे अगर सॉल्व करना चालू कर रहे हो, मुझे मीन पूछ लिया तो मीन की पहले फॉर्मूला लिख दो, मीन होता क्या है, मीन की फॉर्मूला क्या होती है, ठीक है। तो राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, पहला चीज ये दिमाग में रखना है। सेकेंड चीज, जस्ट अ मिनट, ओके, सेकेंड चीज जो दिमाग में रखनी दैट इज ड्रॉप अ प्रॉपर टेबल इन अकाउंट्स एंड एज वेल एज इन स्टैट्स, ठीक है। प्रॉपर टेबल बनाना है अकाउंट्स और स्टैट्स के अंदर। इवन जब मैथ्स के अंदर बेटा आप लोगों को पेपर आ रहा है ना स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में से, तो उसके अंदर भी प्रॉपर टेबल्स वगैरह बना करके जाना है, ठीक है। तो प्रॉपर टेबल्स बना लेना है। डो नॉट कट टू मच, कीप इट क्लीन। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, मान लो मैंने लिख दिया फॉर एन एग्जाम्पल राहुल लिख दिया मैंने, राहुल, ठीक है। अब राहुल, मुझे लगा राहुल नहीं आना चाहिए था, तो राहुल नहीं आना चाहिए था, पता है, तो यहाँ पे एक लाइन कर दो, दैट्स इट, ना कि उसको कुछ इस तरीके से गंदा कर दो। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। इफ अगर आपको लग रहा है आपने राहुल लिख दिया है गलती से, राहुल गलत है भाई, तो राहुल को एक लाइन में काट दो, राहुल को काटना है, ठीक है, हाँ, राहुल का नहीं। चलो बैक टू द टॉपिक, दैट इज हाईलाइट करने को बोला हुआ है, हाईलाइट द फाइनल आंसर्स विद द बॉक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? रीजन समझाता हूं। मैं मैथ्स लिख रहा हूं, मैं अकाउंट्स कर रहा हूं, मैं स्टैट्स कर रहा हूं, मैं कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आंसर, ठीक है। जब आप आंसर बना रहे हो तो आंसर को बॉक्स के अंदर लिख दो कि भाई x इज इक्वल टू 20, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उसके नीचे अंडरलाइन करना सीखो। तो ये चीज़ का ध्यान रखना जब आप बैलेंस शीट अकाउंट्स के अंदर बना रहे हो। देखो स्टेट्स के अंदर भी सेम चीज़ फॉलो होती है। जब आप अकाउंट्स के अंदर बना रहे हो तो जो लाइंस अकाउंट्स की होती है लास्ट में, उसको क्लोज करो। क्लोज करोगे तो पता चलेगा कि भाई हाँ अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है, दैट इज इवन इफ द फाइनल आंसर इज रॉन्ग स्टेप कैन गिव यू द मार्क्स, एंड दिस इज फॉर श्योर इन गुजरात बोर्ड। बेटा अगर आप लोग स्टेप्स प्रॉपरली करके आते हो तो आपको गारंटेड अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा तो आपको मार्क्स मिलेगा ही नहीं। सपोज 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट किया है, फॉर्मूला सही लगाई, ठीक है, फॉर्मूला सही लगाई है, वैल्यूज सही रखी है, सॉल्व किया है, आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे तो आपको 3.5 जितने मार्क्स मिल सकते हैं। डिपेंड ऑन पेपर चेकर। देखो काफ़ी बार ना ये चीज़ें पेपर चेकर के ऊपर भी मैटर करती है। पता चला बीवी से घर से झगड़ा करके आ गया है, ठीक है, तो सारा गुस्सा, थोड़ा सारी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे पेपर पे निकलेगी। लेकिन अगर मान लो आज गुस्सा नहीं हुआ है, आज झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है, आज प्यार से अच्छे से आए हो, घूमते 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 घूमते, ठीक है, तो आपका पेपर भी अच्छे से चेक करेंगे। तो पेपर चेकर के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो मैटर करती है, जो हमारे हाथ में है, वो है आप कैसे लिखते हो। तो आपको अच्छे से लिखना है, बाकी पेपर चेकर अपना काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द साइंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई साइंस के अंदर ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी डायग्राम्स आपके हो सके उतना नीट एंड क्लीन डायग्राम्स आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट वन दैट इज अंडरलाइन साइंटिफिक टर्म। साइंटिफिक टर्म कोई भी दी हुई हो तो उसको आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन करके बताना है कि भैया इस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है, समझ में आया।
नेक्स्ट वन दैट इज राइट डेफिनेशन एग्जैक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। भाई हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई डेफिनेशन दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ लिया या कोई भी चीज़ पूछ लिया, रेडॉक्स रिएक्शन पूछ लिया, कोई भी पूछा, जो टेक्स्ट बुक में टर्मिनोलॉजीज दी है, जो टेक्स्ट बुक में वर्डिंग्स दिए है, वो उठा करके एज इट इज़ ही रखना फॉर द डेफिनेशन। बाकी आप थोड़ा बहुत आगे पीछे ब्लफ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब बात आती है डेफिनेशंस की, सो दैट शुड बी एक्यूरेट, वो प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन दैट इज मेंशन यूनिट इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो भी उनके यूनिट्स होते हैं उसको प्रॉपरली मेंशन करो, सो दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, दैट इज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। आपके पास बेटा 3 घंटे होते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आपके पास 15 मिनट पहले पेपर आ जाएगा, उस 15 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके हाथ में आएगा आंसर शीट। आंसर शीट आते ही आपने वो लाइन चालू कर देना है जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। लाइंस वगैरह, मार्जिन वगैरह जो बनाना है बना लो। आंसर शीट के बाद क्वेश्चन पेपर आएगा। जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, आप सेगमेंटेशन करना चालू कर दो भाई, कि मेरे क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी मेरे सेक्शन नंबर 1 को, सेक्शन ए को मुझे करने में इतना टाइम लगेगा, सेक्शन बी को करने में मुझे इतना टाइम लगेगा, सेक्शन सी को करने में मुझे इतना टाइम लगेगा, एंड सेम है सेक्शन डी को करने में मुझे इतना टाइम लगेगा। वो जो टाइम अलोकेशन होता है वो पहले ही कर लो, ठीक है, ताकि जब 3 घंटे चालू हो तो आप फोकस रहो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एमसीक्यू के लिए तुमने 20 से 30 मिनट ले लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 40 to 60 मिनट्स ले लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 60-70, ये मैंने ओवरऑल बनाया हुआ है। बाकी हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो मैं अलग से आपको बता दूंगा कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है। एंड इफ अगर वीडियो नहीं भी आता है तो मेरे ही सेम चैनल के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, या तो ये वाले चैनल में होगा या दूसरा एक चैनल में होगा विद द सेम नेम, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर के भी देख सकते हो। अच्छा, 15 से 20 मिनट बचा लेने लास्ट के, दैट इज फॉर द रिविजन। अब ये 15 से 20 मिनट में 2 काम होगा, एक पेपर पूरा रीचेक होगा, और दूसरा जो आपने हाईलाइट्स नहीं किए ना पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स को लास्ट मोमेंट पे क्या करोगे, हाईलाइट्स कर दोगे, ठीक है। ऑलवेज कीप 15 मिनट्स फॉर चेकिंग, ये रखना ही रखना। क्यों पता है, काफ़ी बार ऐसा होता है भाई बच्चे ने पेपर लिखा, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी, जल्दबाजी में सेक्शन ए उसने छोड़ा था, उसको पता नहीं था, पेपर खत्म करके बच्चा बाहर निकल गया, फिर क्लिक हुआ, अरे यार भैया सेक्शन ए तो रह ही गया, ठीक है। तो वो अरे यार वाला सीन ना हो जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ पहले से 15 मिनट पहले पेपर ख़त्म करना है। अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लो कि मैंने 15 मिनट पहले ही पेपर को ख़त्म करना है, और 15 मिनट पहले ख़त्म करके मैंने क्या करना है, पेपर की प्रॉपरली चेकिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज़ सीक्रेट स्कोरिंग टिप्स। अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो क्या क्या टिप्स रहती है, दैट इज़ राइट मोर पॉइंट्स देन रिक्वायर्ड। इफ़ आस्क 4 पॉइंट्स तो तुम 5-6 पॉइंट्स लिख दो अच्छी तरीके से, ठीक है। यूज डायग्राम्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डायग्राम ड्रॉ करो अगर पॉसिबल है तो। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अब ये ऑल क्वेश्चन क्यों बोले, रीज़न समझाता हूँ। देखो मोस्टली ना जीएससीबी का ये कॉन्सेप्ट आपको शायद आपके क्लास में, स्कूल में टीचरों ने समझाया होगा, नहीं समझाया होगा, आई डोंट नो, बट आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज ऐसा बोला हुआ है एनी 5 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन दिए थे, आपने पहला अटेम्प्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, 5वां और 6ठा। अब मान लेते हैं गलती से कि जो आपने आंसर नंबर 3 लिखा था वो पूरा का पूरा गलत हो गया, ये पूरा राइट था, ये राइट था, ये राइट था, ये राइट था, ये राइट था, टेक्निकली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज हमेशा मार्क्स बेस्ट पे कंसिडर किए जाते हैं। अगर आपने मान लो 6 क्वेश्चन लिखे हैं तो उसमें से जिसमें बेस्ट मार्क्स होंगे उनको पिक किया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना, इसीलिए बोल रहा हूँ सारे आंसर्स अटेम्प्ट करना जितना हो सके उतना। हाँ, टाइम की अगर महामारी चल रही है, ठीक है, तो टाइम की महामारी के बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी अगर इफ़ यू हैविंग अ गुड स्पीड, अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हो तो गो विथ ऑल द क्वेश्चंस, जितना हो सके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। देखो क्या ही होगा, 15 की जगह पे 10 मिनट मिलेगा ना, 10 मिनट भी दैट विल बी क्वाइट इनफ फॉर यू, आप आराम से कर सकते हो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज कीप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एग्जामिनर चेकिंग 100+ पेपर डेली, सो क्लैरिटी विंस, ये बहुत सही चीज़ है। एग्जामिनर के पास दिन के 100 पेपर आते हैं चेक होने को, मिनिमम 100 पेपर बंदा चेक कर रहा है, कंटाल जाएगा ना यार। लेकिन आपने वही चीज़ एकदम सुंदर अक्षरों में, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग विद अ नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन अगर प्रेजेंट किए, बंदे को चेक करने का मजा आ जाएगा।
तो पेपर नीट एंड क्लीन रखो, क्लियरली बोला हुआ है भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बंदा चेक करेगा, आप लोगों को ऐसे ही मार्क्स दे देगा, है ना। तो मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है, बट आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग रखनी है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड, कौन सी मिस्टेक्स ऐसी होती है जो आपको अवॉइड करनी है भाई। तो पहली चीज़, डो नॉट लीव क्वेश्चन ब्लैंक, ये सबसे बड़ी गलती जो तुम लोग करते हो भाई। नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, नहीं आता रिलेटेड कंटेंट बट लिखो। एक लास्ट ऑप्शन दूं, एक सीक्रेट एडवाइस है, अगर नहीं आता तो तुमको जो आता है वो लिख दो, पर लिखो, छोड़ो मत कुछ, क्योंकि अगर तुम छोड़ोगे तो तुम सीधा सीधा सरेंडर कर रहे हो, तुमने बंदूकें डाल दी सामने वाले के, मेरे को नहीं आता भाई, तू मेरे को फेल कर दे, ठीक है। फिर बोले भगवान मेरे को पास कर देना, एग्जाम के दिन हम लोग बैठ जाते, भगवान कहाँ है तू करके, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, हम लोगों को दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि भाई क्वेश्चन आता ही नहीं आता है बात की बात है, पर मैंने अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ दिमाग में क्लियर कर लो, ठीक है। समझ में आया। डो नॉट राइट इररिलेवेंट स्टोरीज, हाँ भाई कहानियाँ मत लिखना, ठीक है। एक राजा था एक रानी थी, ऐसी वाली कहानियाँ मत लिखना, कंटेंट के रिलेटेड लिखो कुछ, तो बंदा मार्क्स भी देगा आपको, ठीक है। डो नॉट ओवर राइट और स्क्रैबल, मतलब ओवर राइटिंग मत करो, बहुत ज़्यादा लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है और एक ही चीज़ के ऊपर लिख लिख करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं करना है। डो नॉट फॉरगेट यूनिट्स इन मैथ्स एंड साइंस, भाई मैथ्स और साइंस के अंदर यूनिट्स मत भूलना। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, अगर मुझे बोल दिया है मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर ही आएगा, मीटर क्यूब, वॉल्यूम बोला है तो मीटर क्यूब लगेगा, एरिया बोला है तो मीटर स्क्वायर लगेगा, तो ये चीज़ें भूलनी नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ें भूल गए ना तो आप ये भूलोगे और पेपर चेकर मार्क्स देना भूल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखोगे, अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे। डो नॉट इग्नोर इंटरनल चॉइस इंस्ट्रक्शंस, ओके। इंटरनल चॉइस के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको इग्नोर मत करना, उसको ध्यान रखना, ध्यान रख करके पेपर को अटेम्प्ट करना। देखो सारी टिप्स दे दिए, सारी चीज़ें समझा दी है, नाउ इट्स ऑल अप टू यू, आपका हार्डवर्क, आपके पूरे साल की मेहनत जो भी आपने की है, दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट चांस कि आप वो सारी मेहनत को समेट के पेपर में उस 3 घंटों के अंदर किस तरीके से लिखते हो, क्योंकि ये 3 घंटे ही डिसाइड करेंगे कि आपने पूरे साल कितनी मेहनत करी, ठीक है। तो ये 3 घंटे आपके हैं, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन के साथ अच्छी तरीके से लिखना है। सो विशिंग यू द, जस्ट अ मिनट, कहाँ चला गया भाई ये, विशिंग यू द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, विश यू वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से लिखना, पेपर फोड़ के आना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।